Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss about the science pedagogy first chapter plus some PYQs. एक्चुअल में ये जो नोट्स हैं मैं पहले भी करवा चुकी हूँ आपको, ठीक है, अपलोडेड है ऑलरेडी, समझा चुकी हूँ, बट मैंने इनके PYQ ज़्यादा ब्रीफली नहीं करवाए थे, ठीक है। मतलब साइंस पैडागोजी की हमारी जो रिवीजन है वो इतनी खास नहीं हुई थी, क्योंकि 2 से 3 चैप्टर्स डालने के बाद मैंने डायरेक्ट आपको क्या करवा दिया था, मैराथन करवा दिया था, ठीक है। उसमें सारे चैप्टर्स इंक्लूड कर दिए थे। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे प्लस 10 PYQs करेंगे इसी से रिलेटेड, ठीक है जी। तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ये सारे। और जो हमारा CDP का डेली की रिवीजन चल ही रही है, बस उसके 5 चैप्टर्स रह गए हैं, फिर हमारी CDP भी एक तरह से कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ऐसे करके हम सभी सब्जेक्ट्स धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट। द चैप्टर का नाम है नेचर एंड स्कोप ऑफ साइंटिफिक करिकुलम, ठीक है जी। जो साइंटिफिक करिकुलम है, मतलब साइंस का जो करिकुलम है, ठीक है, वो कैसा है, उसका नेचर क्या है और स्कोप क्या है उसका। तो सबसे पहले तो पहला ही क्वेश्चन जो बनता है और पेपर में आता ही आता है, ठीक है, कि जो साइंस वर्ड है कौन से वर्ड से लिया गया है और उसका मतलब क्या है। ऐसा ही क्वेश्चन CDP में पूछा जाता है, साइकोलॉजी वर्ड कौन से वर्ड से लिया गया है और उसका मतलब क्या है। ऐसे क्वेश्चन PS सेट में बहुत बार देखने को मिलते हैं, राइट। तो जो साइंस वर्ड है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है साइंशिया, जिसका मतलब है नॉलेज, हमेशा याद रखना, ठीक है जी। अब आते हैं साइंस की बात करेंगे, साइंस के नेचर की बात करेंगे कि साइंस कैसी है, साइंस क्या होता है। सबसे पहला, साइंस फैक्ट्स पर बेस्ड होता है, बिना फैक्ट के साइंस कोई बात नहीं करती, ठीक है। जो साइंटिस्ट होते हैं, जब तक किसी चीज़ में कोई लॉजिक ना हो, कोई फैक्ट ना हो कि हाँ ये चीज़ ऐसी क्यों हुई है, तब तक क्या हम क्या है कह नहीं सकते कि हाँ इसके पीछे कोई रीज़न है, जब तक वो खुद सर्च नहीं करते। फैक्ट्स पर बेस्ड होती है कि क्या छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जिनके बेसिस पे ये चीज़ बनी है, या ये थ्योरी बनी है, या ये लॉ डिराइव हुआ है, कोई ना कोई उसके पीछे रीज़न होता है, राइट। वेरियस मैथड यूज टू नो अबाउट द फैक्ट्स कॉल्ड साइंटिफिक मैथड्स। बहुत सारे मैथड यूज़ किए जाते हैं इन फैक्ट्स को जानने के लिए, इनकी जानकारी के लिए, और उन मैथड्स को हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक मैथड्स। वो मैथड जो हम साइंस में यूज़ करते हैं किसी चीज़ पर सर्च करने के लिए कि ये चीज़ ऐसी क्यों है, ठीक है, तो उन मैथड्स को क्या बोला जाता है, साइंटिफिक मैथड। साइंटिफिक मैथड होती ही वही है जहाँ पे आप साइंस लगाते हो, क्यूरोसिटी लगाते हो अपनी फुल ऑन, ठीक है जी, वो होते हैं साइंटिफिक मैथड, जो किसी चीज़ को, फैक्ट को जानने के लिए यूज़ किए जाते हैं, राइट। ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट द ट्रुथ। साइंस जो होती है हमेशा सच को जानने में लगी रहती है। ऐसा नहीं है कोई चीज़ ऐसी है तो होगी, हमें क्या, ऐसा कुछ नहीं है। वो उसके पीछे का मेन जो रीज़न है, जो सच है, उसको जानने की कोशिश करता है, ठीक है। जैसे फॉर बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है कि जैसे कहते हैं ना कि जो कैट है, ठीक है, आप जा रहे हो कहीं पे, रास्ते पे, रोड पे जा रहे हो, और जो कैट है वो बिल्ली आपका रास्ता काट गई। और कई क्या सोचते हैं इस चीज़ को लेके, इतने सुपरस्टिशियस होते हैं, इतने वहम में होते हैं, वो कहते हैं कि अरे बिल्ली रास्ता कट गई, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ वरना कुछ अशुभ हो जाएगा, ठीक है। क्यों, ये पुराने लोगों ने चीज़ें बनाई हैं। बट जो साइंस होता है, ठीक है, जिसको क्यूरियसनेस होती है, जो सच के बारे में जानना चाहता है, ठीक है, उसका एक साइंटिफिक एटीट्यूड होता है, ठीक है। वो क्या बोलेगा कि अरे बिल्ली रास्ता काट के गई है क्योंकि उसको अपने घर पे जाना है और हमें अपने काम पे जाना है, ठीक है। वो ये सब जो वहम होते हैं पुराने ज़माने के, उनमें नहीं पड़ता, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं पड़ता। वो पर्सन जिसका साइंटिफिक एटीट्यूड होता है वो हमेशा सच की तरफ जाता है, ये वहम में नहीं पड़ता, ठीक है। टू टेस्ट हाइपोथेसिस सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स आर डन एंड कलेक्ट द डाटा। हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस होता है हमने पहले सोचा कि हाँ ये चीज़ ऐसी हो सकती है और इसका रिज़ल्ट ये आ सकता है। मतलब हमने अपने दिमाग में एक टेंटेटिव आइडिया बना लिया कि हाँ अगर मैं ये चीज़ पे सर्च करूँगी इसका रिज़ल्ट ये आ सकता है,
और फिर आप उसी चीज़ से रिलेटेड जो आपने सोचा है फिर आप डाटा कलेक्ट करोगे। डाटा कलेक्ट करके आप देखोगे कि क्या एक्चुअल में वही रिज़ल्ट आ रहा है जो मैंने सोचा था अपने दिमाग में। वो होती है हाइपोथेसिस। ठीक है, आप एक आइडिया लगा के चल रहे हो कि इसका रिज़ल्ट ये आ सकता है। ठीक है, तो आप सर्च करोगे, डाटा कलेक्ट करोगे और फिर जाके आप फाइनली रिज़ल्ट बताओगे कि क्या जो आपने सोचा था कि हाँ मैंने यही बोला था ऐसे ही होता है। ठीक है, तो ये रिज़ल्ट वो होता है हाइपोथेसिस, राइट। तो जो साइंटिस्ट होते हैं वो भी तो ऐसे ही करते हैं। उनको कौन सा बना बनाया सब कुछ मिल जाता है, वो पहले ऑब्जर्व करते हैं। ये हाइपोथेसिस करेंगे, पहले सोचेंगे, फिर उसी चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, ध्यान से डाटा कलेक्ट करेंगे और फिर जाके उसका रिजल्ट निकालेंगे। आई होप दिस वन इज़ क्लियर। ठीक है जी, ये एक एक लाइन को ध्यान से सुन लेना, थोड़ा बोरिंग हो सकता है, ठीक है, बट ये आपके काम आएगा क्योंकि क्वेश्चंस इसी में से ही पूछे जाते हैं। जब आप क्वेश्चंस करोगे आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन इन्हीं में से ही है। ठीक है, देन साइंस में ऑल द ऑपरेटर्स यूज्ड आर जनरली साइंटिफिक। मोस्टली साइंस से रिलेटेड ही जो सारे ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे बीकर हो गया, ठीक है, फ्लास्क हो गया, बंसन बर्नर हो गया, ये सारी चीज़ें साइंस से रिलेटेड ही तो हैं। ठीक है, देन साइंटिस्ट और स्टूडेंट्स ऑलवेज हैव अ साइंटिफिक एटीट्यूड। ये तो हमें पता है कि देखो जो साइंटिस्ट होते हैं या साइंस स्टूडेंट्स होते हैं जिनका साइंस में बहुत इंटरेस्ट होता है, हर एक चीज़ को जानने में क्यूरियसनेस होती है, क्यूरियोसिटी होती है, वो साइंटिफिक एटीट्यूड वाले पर्सन होते हैं। ठीक है, जो वहम में नहीं मानते, एक्चुअल में उनको ट्रुथ फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, वो होते हैं कि हाँ जो आप बोल रहे हो उसके पीछे का रीज़न क्या है, आप ये बताओ। जैसे कोई आपके दादा दादी होंगे, ठीक है, आपसे कुछ बोल देते हैं पुराने ज़माने के, जैसे बोल देते हैं ये पुराने ज़माने के ख्यालात हैं, एक्चुअल में इसका सच कुछ और ही होगा। तो वो होते हैं साइंटिफिक एटीट्यूड वाले बच्चे। ठीक है, और आप सच जानने के लिए लग जाते हो कि एक्चुअल में रीज़न क्या है। फिर आप गूगल करते हो, देखते हो कि अरे इसके पीछे तो ऐसा कोई रीज़न है ही नहीं है। ठीक है, देन आई होप नेचर ऑफ साइंस इज़ क्लियर। और साइंस किस वर्ड से लिया गया है? लैटिन वर्ड से साइंशिया, जिसका मतलब है नॉलेज, राइट। नाउ कम सम बेसिक करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ साइंस। अब साइंस क्या है? पहले तो हमने बताया कि साइंस में हम ट्रुथ फाइंड आउट करते हैं, हर एक चीज़ के पीछे लॉजिक होता है, हाइपोथेसिस बनाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, रिजल्ट्स निकालते हैं, इनको हम मैथड्स को साइंटिफिक मैथड्स कहते हैं। ठीक है जी, ये सब चीज़ें। अब कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर्स पे आते हैं। सबसे पहले साइंस डायनामिक है, यह हम सबको पता है। डायनामिक क्या होता है? कोई चीज़ जो चेंज होती रहे। तो डेली डेली देखो न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है। ठीक है, हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, कोई चेंजेस आ रहे हैं, फिर डेली डेली वो क्या है वहाँ पे इम्प्रूवमेंट होती रहती है। जैसे आपने एटम्स वाला चैप्टर पढ़ा होगा, जो साइंस स्टूडेंट्स हैं उन्होंने साइंस के टॉपिक्स पढ़े होंगे एनसीईआरटी, तभी तो पेडागोजी पढ़ रहे हो। ठीक है, तो आपको पता होगा जैसे एटम्स वाला चैप्टर है, वहाँ पे रदरफोर्ड आए, जे थॉमसन आए, ठीक है, फिर फाइनली बोहर का मॉडल आया। मतलब चीज़ एक ही थी जिस पे इतने लोगों ने काम किया। मतलब चेंज होता रहता है, टाइम के साथ साथ इम्प्रूवमेंट्स होती रहती है साइंस में। ठीक है, बिलीव्स ऑन द थिंग्स बेस्ड ऑन फैक्ट्स। साइंस में हमेशा उस चीज़ को बिलीव किया जाता है जो फैक्ट से रिलेटेड हो। ठीक है, कि आप जैसे कि कोई पर्सन है बाहर से आया, कोई पर्सन क्रीम बेचने के लिए आपके घर के बाहर जैसे आते रहते हैं, ठीक है, तो वो आपको बोलेगा अरे ये क्रीम बहुत ज़्यादा अच्छी है, ये आपको गोरा कर देगी, ऐसा है वैसा है। बट आप एज विद द साइंटिफिक एटीट्यूड, आप में साइंटिफिक एटीट्यूड है, आप बोलोगे कि आप कैसे कह सकते हो कि ये क्रीम नेचुरल प्रोडक्ट से बनी है, क्या इसमें वो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, आप उसको शो करो। ठीक है, मतलब फैक्ट्स पर बेस्ड बात करो कि क्या एक्चुअल में वो चीज़ है। वो होते हैं साइंटिफिक एटीट्यूड वाले पर्सन, राइट। देन अवॉइड बायसेस एंड कंक्लूड ओनली लॉजिकल रीजनिंग। वो बायस्ड नहीं होते बिल्कुल भी जो साइंटिफिक एटीट्यूड वाले होते हैं। बायस्ड मतलब होता है भेदभाव करना, ऐसा नहीं करते, वो सिर्फ लॉजिक की बात करते हैं। कोई भी चीज़ हो, ठीक है, बायस्ड नहीं होते। ठीक है, हमेशा हर एक चीज़ के पीछे उनका एक लॉजिक होता है। कोई भी चीज़ विदाउट लॉजिक साइंस में नहीं होती, जो विदाउट लॉजिक हो वो साइंस नहीं होती। ठीक है जी, आई होप दिस इज़ क्लियर। ध्यान रखना ये वर्ड्स। देन साइंटिफिक नॉलेज आर इनक्रेडिबल। ये तो बिल्कुल सही है। देखो इतनी सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं हमारे लिए आजकल, ठीक है,
घर के काम से लेके कोई भी बिजनेस हो, कोई भी घर बैठे जैसे आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, ठीक है, ये सब चीज़ें क्या टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही तो हो रही है, साइंस की हेल्प से ही तो हो रही है, तो वो इनक्रेडिबल है, ठीक है। देन साइंस फॉलो सम एथिकल नॉर्म्स। एथिकल एक्चुअल में क्या होता है, एथिकल होते हैं जैसे एथिक्स। एथिक्स आपको पता है क्या होते हैं, मैनर्स की बात की गई है, ठीक है। यहाँ पे किसी चीज़ को करने के लिए एथिक्स होता है। एथिक्स इन द सेंसेस कोई भी चीज़ आप जैसे फर्स्ट स्टेप पे हो तो सीधा थर्ड स्टेप पे नहीं जंप कर सकते, आपको वो सेकंड स्टेप भी करना पड़ेगा, मतलब प्रॉपर सीक्वेंस में आप चलोगे, ठीक है। कोई चीज़ है आप ऑब्जर्व करोगे, पहले देखोगे, ठीक है, सीधा ही थोड़ी रिजल्ट निकाल दोगे, पहले आप ऑब्जर्व करोगे, उससे रिलेटेड आप डाटा कलेक्ट करोगे, फिर जाके आप एक्सपेरिमेंटेशन करोगे, फिर जाके कंक्लूड करोगे, ठीक है। मतलब प्रॉपर सीक्वेंस में चलना है। कुछ एथिक्स होते हैं किसी चीज़ को करने के, मैनर्स होते हैं, राइट। देन साइंस इज़ यूजफुल इन जनरेशन ऑफ पावर, कम्युनिकेशन, एपिडेमिक्स, नेचुरल डिज़ास्टर्स। तो ये तो हम सबको पता ही है, वेदर फोरकास्टिंग भी आ सकता है इसमें, मतलब हेल्प करती है ये सब चीज़ों में, ठीक है। हमें घर बैठे पहले ही पता लग जाता है अपने फ़ोन्स पे कि आज बारिश होगी नहीं होगी, ये सब चीज़ें, ठीक है, साइंस की हेल्प से ही पॉसिबल है। नेक्स्ट, आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ गई, ठीक है। बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें थी बट बारीकी से पढ़ना। देन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ साइंस। साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स हैं, मतलब साइंस जैसे आप एक साइंटिफिक एटीट्यूड वाले पर्सन हो, ठीक है, हर एक चीज़ जो आपकी है वो फैक्ट्स पे बेस्ड होगी। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है फैक्ट, ठीक है, मतलब थिंग दैट एग्जिस्ट एंड आर ट्रू। कि फैक्ट क्या होता है कि हाँ ये चीज़ है और ये सच है, वो होता है फैक्ट, ठीक है। पहला कंपोनेंट साइंस का कौन सा होता है, फैक्ट। दूसरा होता है हाइपोथेसिस, जैसे मैंने अभी बताया कि आप एक टेंटेटिव आइडिया लगाते हो, सिर्फ अनुमान लगाते हो, गेस करते हो कि हाँ मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है, इसका रिजल्ट ये हो सकता है, तो आप उसको कैरी आउट करोगे। एक्चुअल में ऑब्जर्व किया आपने, डाटा कलेक्ट करोगे, एक्सपेरिमेंटेशन करोगे, फिर जाके आप उसका रिजल्ट दोगे, वो होती है हाइपोथेसिस, ठीक है। देन थर्ड कंपोनेंट इज़ डाटा, मतलब डाटा भी आप तभी कलेक्ट करोगे, कुछ फैक्ट्स पर ही बेस्ड होगा वो, ठीक है। कोई चीज़ सच होगी, ट्रू होगी, तभी तो आप उसके बेसिस पे डाटा कलेक्ट करोगे। अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, ट्रू ही नहीं है, उसके पीछे कोई फैक्ट ही नहीं है, आप फालतू में अपने रिसर्च में कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकते, राइट। देन कम द थ्योरी। थ्योरी तो आपको पता ही है कि अगर किसी चीज़ पे रिसर्च हुई है तो उसकी थ्योरी तो लिखनी पड़ेगी, ठीक है। न्यूटन है, न्यूटन ने लॉ बनाए अपने, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ठीक है, उन्होंने ये लॉज बनाए, बट उस पर थ्योरी भी तो बनी, ठीक है। प्रॉपर एक जो कहते हैं उसको प्रॉपर फॉर्मूलाज बनाए गए उस पर, जैसे सेकेंड लॉ F=ma हो गया, थर्ड लॉ जो न्यूटन का है इक्वल एक्शन एंड ऑपोजिट रिएक्शन वाला, ठीक है, FAB=-FBA। मतलब हर एक चीज़ की क्या है, थ्योरी है। विदाउट थ्योरेटिकल पोर्शन साइंस इज नथिंग। फैक्ट्स ज़रूरी है, हाइपोथेसिस ज़रूरी है, डाटा तो होगा ही होगा कलेक्ट फैक्ट्स पे बेसिस पे, और थ्योरी तो होगी, तभी तो लॉ काम करेगा, ठीक है। वो बताती है थ्योरी कि कैसे एक्चुअल में वो लॉ वर्क करता है, फिर वरना आपको क्या पता होगा, आप सिर्फ थ्योरी पढ़ लोगे कि हाँ ये एक पर्सन था, उन्होंने ये सारी रिसर्च की है, बस बात ख़त्म। कैसे की है, क्यों की है, क्या सोच के की थी, वो चीज़ें हमें थ्योरी बताती है। आई होप दिस इज़ क्लियर, ठीक है जी। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तो ध्यान से देखिएगा इस टॉपिक को भी, ठीक है। लॉ वर्सेस थ्योरी, कहने का मतलब बच्चे कंफ्यूज होते हैं एक्चुअल में कि लॉ क्या होता है और थ्योरी क्या होती है एक्चुअल में। थ्योरी तो चलो हमें पता है कि जब हमने किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करना है, किसी फिनोमेना को एक्सप्लेन करना है, किसी प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है, उसको हम थ्योरी बोलते हैं। लॉ क्या होता है एक्चुअल में, लॉ होती है जनरलाइजेशन अबाउट दैट प्रोसेस। कोई भी लॉ बनता है, मतलब लॉ क्या होता है, किसी भी प्रोसेस की जनरलाइजेशन, ठीक है। थ्योरी क्या होती है, जब आप एक्सप्लेन करते हो उस चीज़ को। आई होप दिस इज़ क्लियर। ये छोटी सी पॉइंट थे जो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट इज साइंटिफिक करिकुलम। अब मेन जो चीज़ आई है, नेचर कर लिया हमने, स्कोप हमने कर लिया, कंपोनेंट्स हमने कर लिए, अब आते हैं साइंटिफिक करिकुलम। करिकुलम तो आप सबको पता है क्या होता है,
ठीक है। एक प्रॉपर करिकुलम, जैसे आप किसी स्कूल में जाते हो, ठीक है, आपने एडमिशन लेनी है तो आपके पेरेंट्स प्रॉपरली करिकुलम चेक करते हैं कि स्कूल में क्या अच्छी चीज़ है, बिल्डिंग कैसी है, ठीक है, प्रॉपर फैसिलिटीज़ हैं स्कूल में या नहीं है, ये सब चीज़ें चेक की जाती हैं, राइट। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर करिकुलम कहते हैं, ठीक है। तो एक साइंटिफिक करिकुलम मतलब एक साइंस का जो करिकुलम होता है वो कैसा होना चाहिए। सबसे पहले इट शुड बी ट्रू टू चाइल्ड, और ये क्वेश्चन आता है, इम्पॉर्टेंट है, जिसने थ्योरी पढ़ी होगी उसको पता होगा पैडागोजी की। जो सिर्फ ऐसे ही चला गया कि चलो सीडीपी कर तो रखी है, थोड़े बहुत क्वेश्चन जो आएंगे पैडागोजी के ऐसे ही कर लेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो एक एक चीज़ अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। 10 चैप्टर्स हैं इसके पैडागोजी के, इजी चैप्टर्स हैं, बस आपको उसको अच्छे से पढ़ना है, राइट। तो जो पहला साइंस करिकुलम है मतलब ट्रू टू चाइल्ड होना चाहिए, मतलब बच्चे के लिए होना चाहिए। ट्रू टू चाइल्ड मतलब अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, इतनी इजी लैंग्वेज में, बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। मीनिंगफुल होना चाहिए और इन्जॉयबल होना चाहिए कि बच्चा सीखे भी और थोड़ा इन्जॉय भी करे, राइट। ट्रू टू चाइल्ड। देन कम ट्रू टू लाइफ, मतलब कोई भी चीज़ हो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो जो आपको फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करे, ठीक है। मतलब जैसे कोई एक्टिविटी आपने करवा ली एज अ साइंस टीचर, बच्चे को आप बाहर प्लांट्स के बारे में बता रहे हो, फ्लावर्स के बारे में बता रहे हो, आप उसको बाहर लेके जाओ, गार्डन में लेके जाओ, समझाओ, मतलब उसको इन्वायरमेंट के बारे में पता लगेगा, उसको फ्यूचर के लिए आप प्रिपेयर करोगे, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। ट्रू टू लाइफ क्या मतलब होता है। देन ट्रू टू साइंस, ट्रू टू चाइल्ड मतलब बच्चे के अकॉर्डिंग वो अंडरस्टैंडेबल, इंजॉयबल और मीनिंगफुल हो। ट्रू टू लाइफ मतलब इन्वायरमेंट से कनेक्टेड हो, जो भी आप पढ़ाओ ऐसा करिकुलम होना चाहिए, ठीक है। कोई भी बुक्स हैं साइंस से रिलेटेड हैं वो इन्वायरमेंट से कनेक्टेड होनी चाहिए, कोई ना कोई एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए। देन ट्रू टू साइंस मतलब कि उसमें हर तरह की साइंस की नॉलेज हो, बच्चे को इंगेज करे, कोई ना कोई एक्टिविटीज़ हो उसमें, जैसे ग्रुप एक्टिविटीज़ हो गई, बुक्स में दी होती है ना एनसीईआरटी की, ये एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए ग्रुप्स में, सारे ये एक्टिविटी करो, एक्सपेरिमेंटेशन करो, ठीक है। और वैलिड होनी चाहिए और साइंटिफिक नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उसमें, ऐसा करिकुलम होना चाहिए। आई होप दिस इज़ क्लियर कि करिकुलम कैसा होना चाहिए, एक जो ट्रू टू चाइल्ड हो, ट्रू टू लाइफ हो मतलब कनेक्टेड टू लाइफ, एंड देन ट्रू टू साइंस मतलब बच्चे की जो साइंटिफिक एटीट्यूड है उसको इम्प्रूव करे, इन शॉर्ट अगर कहा जाए, ठीक है। बच्चा देखो साइंस की नॉलेज लेगा, इन्फॉर्मेशन लेगा, तो क्या उसकी पर्सनालिटी उस अकॉर्डिंग बढ़ेगी, ठीक है, वैसे ही बन जाएगी। तो क्या है उसमें साइंटिफिक एटीट्यूड आ जाएगा, हर चीज़ के लिए उसमें क्यूरियोसिटी होगी, ठीक है। तो ऐसा एक साइंटिफिक करिकुलम होना चाहिए। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब NCF 2005 ने ना एक करिकुलम डिज़ाइन किया साइंस का, NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अकॉर्डिंग उन्होंने एक क्या किया, एक करिकुलम डिज़ाइन किया और उसमें कुछ वैलिडिटीज़ दी। कहने का मतलब कि जो साइंस का एक करिकुलम है वो कैसा होना चाहिए, ठीक है। उन्होंने अपने पॉइंट्स आगे रखे कि कैसा कैसा होना चाहिए, और एक एक पॉइंट ध्यान से सुनना क्योंकि जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगी तो आप कंफ्यूज ना हो, राइट। तो सबसे पहले वो कोग्निटिव वैलिडिटी होनी चाहिए। वैलिड क्या होता है, मतलब एक्चुअल में वो चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। करिकुलम डिज़ाइन किया साइंस का, पहला वो कोग्निटिव वैलिडिटी होनी चाहिए। कहने का मतलब वो बच्चे के माइंड को शार्प करे, उसको नॉलेज दे, अंडरस्टैंडेबल हो, मीनिंगफुल हो, जॉयफुल हो, और एज अप्रोप्रिएट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बच्चे की एज के अकॉर्डिंग हो। ऐसा नहीं है फर्स्ट क्लास के बच्चों को आप 10th क्लास की साइंस पढ़ा रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। NCF ने बोला जो बच्चे का लेवल है, क्योंकि बच्चे का दिमाग का लेवल भी वही है, तो आप उसको उस अकॉर्डिंग ही पढ़ाओ, ठीक है। तो कोग्निटिव क्या होता है, कोग्निटिव आप सबको पता है, CDP में आपने पढ़ा था। कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी थी, पियाजे ने दी थी। कोग्निटिव क्या होता है, जो आपके माइंड से रिलेटेड हो, राइट। कैसे आप थिंक करते हो किसी चीज़ को, कैसे रिमेंबर करते हो, कैसे अंडरस्टैंड करते हो, ये सारी चीज़ें आपकी इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, आपकी कोग्निटिव माइंड ब्रेन से रिलेटेड है, राइट। तो क्या होगा, बच्चे की एज के अकॉर्डिंग हो, बच्चे के माइंड के अकॉर्डिंग, बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग हो। आई होप दिस इज क्लियर। देन कम कंटेंट वैलिडिटी,
कि जो बुक्स आप प्रिस्क्राइब कर रहे हो कि इस क्लास के बच्चे को ये बुक पढ़ानी चाहिए, ठीक है, ये साइंस की बुक होनी चाहिए, बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, राइट, सिंपल होनी चाहिए, मीनिंगलेस चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मीनिंगलेस चीज़ें तो बाहर निकाल दो बिल्कुल ही। जो बच्चे का लेवल है, जो बच्चे की एज है, उस अकॉर्डिंग उसको कंटेंट पढ़ाओ। ये NCF 2005 ने बोला। सबसे पहला कोग्निटिव वैलिडिटी है उसमें, मतलब बच्चे के दिमाग के अकॉर्डिंग, बच्चे की मतलब समझदारी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। दूसरा कंटेंट है जो अच्छा होना चाहिए, मीनिंगलेस नहीं होना चाहिए और सिंपल, बच्चे की एज के अकॉर्डिंग हो। देन कम प्रोसेस वैलिडिटी। प्रोसेस मतलब कि जब बच्चा प्रोसेसिंग में हो, मतलब कोई एक्टिविटी करे, ऐसा कुछ चीज़ें इंगेज करनी चाहिए, ठीक है, बच्चे को इंगेज करो। इससे क्या होगा, बच्चे की क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब कुछ हिस्टोरिकल वैलिडिटी भी होनी चाहिए उसकी, मतलब टू नो फ्रॉम वेयर द फैक्ट स्टार्टेड एंड नाउ वेयर रीच्ड। मतलब बुक में कोई टॉपिक है, जैसे साइंस का टॉपिक है, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सिंपल लिख दिया कि आज ये चीज़ इन्वेंट हुई है या कल या 2-3 साल पहले ये चीज़ इन्वेंट हुई थी ना, पूरा बताया होना चाहिए। ऐसी बुक होनी चाहिए NCERT की, मतलब सब कुछ फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग कि पहले वो चीज़ क्या थी, मतलब हिस्ट्री के बारे में भी बताया गया हो कि कौन था, क्या नहीं था, ठीक है, कैसे उन्होंने रिसर्च की, कैसे आगे उन्होंने बढ़े और आज ये चीज़ उन्होंने इन्वेंट की, सब कुछ। मतलब हिस्टोरिकल वैलिडिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे को रट्टा मरवा दिया चलो जी हो गया, नहीं, बच्चे को पता होना चाहिए वो चीज़ कहाँ से आई है, तो वो हिस्टोरिकल वैलिडिटी होनी चाहिए। हिस्टोरिकल मतलब हिस्ट्री, पीछे का पास्ट, उसको पता होना चाहिए उस चीज़ का, राइट। देन कम एथिकल वैलिडिटी। एथिकल मतलब जैसे मैंने अभी पढ़ाया, मैनर्स की बात होती है, एथिक्स, ठीक है, मतलब ऑनेस्ट होना चाहिए, जो भी उसमें लिखा हो फैक्ट, ऐसा नहीं है कुछ भी हवा में लिख दिया राइटर ने, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फ्री फ्रॉम फियर ऑफ सोसाइटी, ठीक है, जो सच है वही लिखा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सोसाइटी भेदभाव करेगी, सोसाइटी बोलेगी, तो ये सब चीज़ें ध्यान में नहीं रखनी, ठीक है, जो सच है वही लिखना है। तो एथिकल वैलिडिटी। नेक्स्ट द लास्ट वैलिडिटी इज़ इन्वायरमेंट वैलिडिटी। तो जैसे मैंने अभी बताया, जो मतलब पढ़ाओ आप बच्चे को वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो, जैसे चाहे डाउरी सिस्टम है, सिंपल मैं कोई भी ले लेती हूँ, ठीक है, साइंस का नहीं वैसे ले लेती हूँ, जैसे डाउरी सिस्टम हो गया, ठीक है, कोई भी सती सिस्टम हो गया जो पहले चलता था, ठीक है, कोई सुपरस्टिशियस बिलीव्स हो गए जो वहम हम करते हैं, ठीक है, वो सब चीज़ों के बारे में बच्चों को अवेयर करवाया जाए ताकि वो आगे जाके एक अच्छे सिटीज़न बने, उनकी पर्सनालिटी अच्छी हो और ये चीज़ें वो बच्चे ना करें, ठीक है, उनको अवेयर करवाया जाए। सारी चीज़ें जो साइंस से रिलेटेड है, सोसाइटी से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, उनको सब कुछ बताया जाए। ऐसा करिकुलम होना चाहिए। आई होप दिस इज़ क्लियर। क्योंकि करिकुलम, एजुकेशन, लर्निंग, ये सभी का एक्चुअल में मोटिव यही होता है कि बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, चाहे वो फिजिकल है, कोग्निटिव है, सोशल है या इमोशनल है। आई होप दिस इज़ क्लियर, ठीक है, पता लग गया। करिकुलम जो डिज़ाइन किया गया बाय द NCF 2005, उसमें बोला गया कि पहले बच्चे के दिमाग के अकॉर्डिंग होना चाहिए वो, ठीक है, बच्चे की एज के अकॉर्डिंग, मीनिंगलेस नहीं होना चाहिए, ठीक है, और बिल्कुल प्रॉपर बच्चे इंगेज किए जाए, वहाँ पे एक्टिविटी से रिलेटेड हो। फिर बच्चे को पास्ट के बारे में, हिस्ट्री के बारे में प्रॉपर जानकारी हो, ठीक है, और ऑनेस्ट हो। देन इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो। आई होप दिस इज़ क्लियर, ठीक है जी। अब अगर आपको ये सारा समझ आ गया, ये सिर्फ इतना ही था, ठीक है जी। अब हम करेंगे PYQs। अगर आपको ये सारा समझ आ गया तो इसमें से ही PYQs हैं, आपको ईजी लगेंगे। So let's start with the first question. Which one of the following cannot be the step of scientific methodology? आप साइंटिफिक मेथड्स यूज़ कर रहे हो, साइंटिफिक मैथडोलॉजी यूज़ कर रहे हो, इसमें से कौन सा साइंटिफिक मेथड नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो साइंटिफिक मेथड होता है वो तो हमेशा ट्रू होता है, ठीक है, बिल्कुल बेस्ड होता है प्रॉपर एक्सपेरिमेंटेशन पे, प्रॉपर टेस्टिंग पे, ठीक है। तो इनमें से कौन सा चीज़ साइंटिफिक मैथडोलॉजी नहीं है, साइंस से रिलेटेड मैथड नहीं है? पहला, ओपन माइंडेड एक्यूमुलेशन ऑफ डाटा, बिल्कुल सही है, ये तो करेक्ट है, ठीक है, ओपन माइंडेड डाटा कलेक्ट किया जाता है,
जितना ज़रूरत है, बिल्कुल सही है। डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेसिस टू एक्सप्लेन डाटा, बिल्कुल सही है। हाइपोथेसिस तो बनाई जाती है, तभी तो ऑब्जर्व करके डाटा कलेक्ट किया जाता है, राइट। हाइपोथेसिस टेस्टिंग आउट की जाती है एक्सपेरिमेंट के थ्रू, बिल्कुल सही है। आपने कोई हाइपोथेसिस की, आप डाटा कलेक्ट करोगे, फिर एक्सपेरिमेंट करोगे, तभी तो रिजल्ट मिलेगा, बिल्कुल सही है। बट मेकिंग एन ओपिनियन रैंडमली, आप मतलब कुछ भी देख रहे हो, आप अपना ओपिनियन फटाफट से दे रहे हो, आप ये नहीं देख रहे कि वो सच है नहीं है, ट्रू है नहीं है, मतलब आप डायरेक्टली बोल रहे हो बस कि हाँ जो मैंने बोला वही सच है, तो ये चीज़ गलत है। सो इट इज़ नॉट अ साइंटिफिक मैथड। साइंटिफिक मैथड हमेशा फैक्ट्स पर बेस्ड होता है, हमेशा ट्रुथ पर बेस्ड होता है, वो हमेशा ट्रुथ फाइंड आउट करता है, सीधा अपने ओपिनियंस नहीं देता कि जो मैंने बोला बस वही सही है, बिल्कुल गलत, ठीक है। सो डी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन हियर, नॉट पूछा गया है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखना, बहुत ईजी क्वेश्चन है। विच वन among the following is a correct sequence of scientific process। एक साइंटिफिक प्रोसेस है, कोई साइंटिस्ट है, उसने एक्सपेरिमेंटेशन कैरी आउट करनी है, कोई लॉ बनाना है, कुछ भी है, तो कौन से स्टेप्स वो करेगा। सबसे पहला ऑब्जर्व करेगा चीज़ को, ठीक है, ऑब्जर्व किया, फिर उसने हाइपोथेसिस बनाया, बिल्कुल सही, फिर उसने डाटा कलेक्ट किया, और फिर डाटा कलेक्ट करके एक्सपेरिमेंटेशन करके लॉ बनाया, चलो ठीक है। सेकेंड, हाइपोथेसिस पहले बनाई, ऑब्जर्वेशन बाद में की। अरे ऑब्जर्व करेगा तभी तो हाइपोथेसिस बनाएगा, ठीक है, कोई चीज़ देखेगा तभी तो सोचेगा। पहले ऑब्जर्व कर लिया, फिर हाइपोथेसिस बनाई, फिर लॉ बना दिया और डाटा लास्ट में कलेक्ट किया। नहीं जी, डाटा पहले ही कलेक्ट कर लिया, हाइपोथेसिस बाद में, ये भी गलत है। तो सही कौन सा है, ये वाला, फर्स्ट वाला, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। पहले आप चीज़ को ऑब्जर्व करोगे, देखोगे, फिर हाइपोथेसिस बनाओगे कि ये चीज़ ऐसे हो सकती है, इसका रिजल्ट ये आ सकता है, फिर आप एक्चुअल में डाटा कलेक्ट करोगे फील्ड में जाके, और फिर जाके वो लॉ बनेगा एक, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं आई होप आपको, ठीक है। अगर नहीं कुछ समझ आ रहा, कोई क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, कोई थ्योरी पार्ट जो मैंने अभी पढ़ाया आपको नोट्स के थ्रू नहीं समझ आया, आप कभी भी किसी भी टाइम मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, ठीक है जी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ साइंटिफिक हाइपोथेसिस इज अ, हाइपोथेसिस क्या होती है। अभी मैंने बहुत अच्छे से आपको हाइपोथेसिस का मतलब समझाया, अगर आपको समझ आ गया तो आप इसका आंसर दे सकते हो। पहला, स्टेटमेंट बेस्ड ऑन सिंपल ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट, आप कोई स्टेटमेंट दे रहे हो कोई चीज़ ऑब्जर्व करके, यहाँ पे आप कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे, तो क्या ओपिनियन नहीं बता रहे अपना, एक अजम्पशन होती है, एज्यूम कर रहे हो, मेड बाय सम साइंटिस्ट, नहीं ये तो सभी करेंगे, सम क्यों। कलेक्शन ऑफ सम डाटा बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस मतलब डाटा कलेक्ट करना, नहीं जी। हाइपोथेसिस होता है टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन देना, जो चीज़ पे आप टेस्ट कर रहे हो ऑब्जर्व करके या एक्सपेरिमेंटेशन करके, ठीक है जी। सो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन हियर। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइंटिफिक टेम्परामेंट इनहेंसर्स, मतलब टेम्परामेंट मतलब एटीट्यूड, याद रखना, एटीट्यूड, जैसे आपका साइंटिफिक एटीट्यूड है, ठीक है, टेम्परामेंट है, एक तरह से कह सकते हो, मतलब क्यूरियोसिटी है आपको, आप अगर सिंपल लैंग्वेज में जैसे भी समझना चाहो, ठीक है, उससे क्या चीज़ इन्हांस होगी, क्या चीज़ प्रमोट होगी, आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स, बिल्कुल सही है, आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स प्रमोट होंगी, आपकी एक्सपेरिमेंटल स्किल्स अच्छी होंगी, आपकी थिंकिंग अच्छी होगी, ऑल ऑफ द अबव इज योर करेक्ट आंसर, सो डी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन, राइट। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना। इन द चैप्टर ऑन फूड, फूड का चैप्टर है, स्टूडेंट्स को बोला गया कि वो डिस्कस करें अबाउट द पीपल हु डोंट गेट सफिशिएंट फूड टू ईट। बच्चों को बोला गया कि बच्चों आप डिस्कस करो उन लोगों के बारे में जिनको प्रॉपर भोजन नहीं मिलता, और हम कैसे वेस्टेज ऑफ फूड को रोक सकते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी वैलिडिटी हुई, आप बच्चों को बोल रहे हो कि आप डिस्कस करो, अपने व्यूज़ दो कि कौन कौन से लोग हैं जिनको भोजन प्रॉपर नहीं मिलता, और कैसे हम खुद वो चीज़ वेस्ट ना करें ताकि उन लोगों को भोजन मिले जिनको नहीं मिलता। तो यहाँ पे कोई प्रोसेसिंग की बात नहीं की गई है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्टिविटी थोड़ा ना हो रही है, यहाँ पे इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई इशू नहीं है, ठीक है, कंटेंट से रिलेटेड कोई बात नहीं की गई है, यहाँ पे एथिक्स की बात की गई है, मैनर्स की बात की गई है, ऑनेस्टी की बात की गई है,
कि सबने अपना प्रॉपर व्यू देना है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट, विच ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ करिकुलम। अब करिकुलम भी देखो छोटा सा वर्ड है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है? सम टोटल ऑफ ऑल द लर्निंग एक्सपीरियंसेस इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लास, देन कंटेंट, पेडागोजी एंड असेसमेंट टेक्निक्स, ये तो होता है, ठीक है जी। उसके बाद ऑल द एक्सपीरियंसेस ऑफ अ चाइल्ड एट होम एंड एट द स्कूल, ये तो गलत बात है। प्लान्ड एक्सपीरियंसेस बाय द करिकुलम फ्रेमवर्क, बिल्कुल सही है, बट सारे एक्सपीरियंसेस जो बच्चा स्कूल और घर में करता है ये नहीं होगा। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि नॉट पूछा गया है। करिकुलम का मतलब ये थोड़ी होता है कि बच्चा घर जाके ये चीज़ें करेगा या स्कूल में ये चीज़ें करेगा, वो नहीं होता। करिकुलम स्कूल का होता है प्रॉपर, तो स्कूल में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, कौन से मैथड यूज़ होते हैं, वो होता है करिकुलम, ठीक है। सो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट, मतलब एक तरह से नॉट पूछा गया ना, तो वो बताया। देन अब ध्यान से देखना, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। NCF 2005 स्टेट्स, जो NCF 2005 है, जैसे मैंने अभी बताया करिकुलम डिज़ाइनिंग की थी, उन्होंने क्या बोला? गुड साइंस एजुकेशन इज़ ट्रू टू साइंस। इसका मतलब क्या है? अगर आपने पढ़ा हो, ट्रू टू साइंस, ट्रू टू लाइफ, ट्रू टू चाइल्ड, ठीक है, 3 तरह से होती है वो NCF 2005 के अकॉर्डिंग। तो ट्रू टू साइंस का मतलब क्या हुआ कि साइंस एजुकेशन शुड टीच ओनली द साइंस कंटेंट, नहीं जी, और दूसरों से रिलेट ना करे, बिल्कुल गलत है। इसका मतलब तो ये होता है हमेशा ट्रू टू साइंस का मतलब कि आप साइंस पढ़ाओ बट दूसरी चीज़ों से रिलेटेड भी हो वो, ताकि बच्चा अच्छे से सीख सके। इन्होंने बोला नॉट रिलेटेड, ये तो गलत बात है, बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड भी होना चाहिए। ओनली साइंस स्टूडेंट शुड बी टॉट एंड स्टूडेंट शुड टेक इट सीरियसली एंड मेमोराइज, रट्टा तो मारना ही नहीं है, ये तो गलत है। Science education should convey its content at a suitable level, engage the child in learning procedure, obtaining and validating scientific knowledge, बिल्कुल सही है। सूटेबल लेवल का होना चाहिए, ठीक है, बच्चे के, और बच्चे को इंगेज करे। बट साइंस एजुकेशन शुड बी गिवन प्रॉपरली, लेबोरेटरी फैसिलिटी, ये थोड़ी होता है ट्रू टू साइंस का मतलब, ठीक है। सी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन। ट्रू टू साइंस का मतलब होता है बच्चे, वो जो कंटेंट है बच्चे को इंगेज करे, राइट। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। अब कोग्निटिव वैलिडिटी क्या होती है? अब देखो एक एक वैलिडिटी आपसे ऐसे पूछी जा सकती है, ठीक है, तो ध्यान से, मैंने बोला था एक एक टॉपिक पढ़ लेना। अब जिसने पढ़ा ही नहीं है, जिसने थ्योरी नहीं पढ़ी होगी, उसको नहीं पता होगा कोग्निटिव वैलिडिटी क्या होती है, ट्रू टू साइंस क्या होता है, ट्रू टू चाइल्ड क्या होता है, ट्रू टू लाइफ क्या होता है, हिस्टोरिकल वैलिडिटी क्या होती है, राइट। ये कुछ टर्म्स है जो याद रखनी होती है। नेक्स्ट, कोग्निटिव मतलब आपके माइंड से रिलेटेड, आपके ब्रेन से रिलेटेड, आपके इंटेलिजेंस से रिलेटेड, राइट, यही चीज़ें होती हैं। तो ध्यान से आप सीधा सीधा सा आंसर ढूंढ लो। कंटेंट ऑफ द करिकुलम मस्ट बी साइंटिफिकली करेक्ट, नहीं जी। साइंस टीचिंग शुड इनेबल द लर्नर टू नो हाउ साइंस इज इवॉल्व विद थ्योरीज, नहीं जी, यहाँ पे माइंड की कोई बात नहीं हुई है। साइंस कंटेंट शुड बी एज अप्रोप्रिएट सो दैट चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड, बिल्कुल सही है, उसके माइंड से रिलेटेड हो। एंड लास्ट तो बिल्कुल है ही नहीं, इट शुड बी रिलेटेड टू साइंस, टेक्नोलॉजी, सोसाइटी, ये सब चीज़ें होती हैं इन्वायरमेंटल वैलिडिटी में, कि वो सोसाइटी से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ये इन्वायरमेंट वैलिडिटी है, डी ऑप्शन, ठीक है। सो आपका सही आंसर जो इसमें है वो है सी ऑप्शन, कि वो एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए, ठीक है जी। सी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन हियर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, ठीक है। आई होप ये जो चैप्टर है हमारा पहला साइंस पेडागोजी का आपको क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझाया होगा मैंने। अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई कमी है तो आप मुझे बता सकते हैं, बट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल हो, अंडरस्टैंडेबल हो, then please don't forget to like and subscribe my channel. Keep motivating. Thank you very much.